अब जैसा कि हम एक एक करके सभी टीचिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, यानी कि वैकेंसी आने वाली है, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम टेक एग्ज़ाम की डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद टीचिंग एग्ज़ाम। टेक एग्ज़ाम जिन बच्चों का अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी रिसेंटली सीटेक एग्ज़ाम हुआ था। सीटेक एग्ज़ाम 14 और 15 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था और आंसर की आउट हो चुकी है। ठीक है, अब नेक्स्ट सीटेक की बात करते हैं। जिन बच्चों का 1 या 2 नंबर से रह गया अभी, या ज़्यादा नंबर से रह गया, तो उन बच्चों के लिए कि 2025 में सीटेक आने की 2 बार संभावना है। आपको पता है साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है। एक तो अभी हुआ है जो आपके दिसंबर में हुआ, एक जुलाई मंथ में आएगा। तो जुलाई मंथ में जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए, जनवरी से ही, क्योंकि आपको पता है अब इस पे क्या काम करना है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। आपको जो भी वीक सब्जेक्ट लगता है उस पर कमांड बनाना शुरू कर दीजिए। सपोज मैं अगर सेकंड पेपर की बात करती हूँ, एसएसटी है, किसी का साइंस है, मैथ्स है, तो उन पेपरों को उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रॉन्ग मतलब उनको डेली डेली एक एक पेपर को पढ़िए, डीपली पढ़िए, हाईलाइट कीजिए बुक्स में से। बुक्स कौन सी पढ़नी है? एसएसटी के लिए 6 to 8 क्लास की बुक्स पढ़नी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स की पढ़नी है, यानी पॉलिटिकल साइंस की पढ़नी है। हर एक चैप्टर में मेन हाईलाइट करना है। जैसे डेफिनेशन दी जाती है या कोई स्टेटमेंट दी जाती है, आपको भी पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बीच बीच में से पूछ रहे हैं, जिम्शन वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एंड मैचिंग पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। चाहे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे, चाहे जनरली क्वेश्चन पूछे, तो आपको हर एक नॉलेज होनी चाहिए। बात करते हैं रीट की। रीट का भी अभी जो है फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर रीट क्लियर होता है, ये राजस्थान के लिए है, अगर राजस्थान में आप चाहते हो अच्छी खासी जॉब लग जाए टीचिंग की, तो पहले रीट एग्ज़ाम है, तो रीट एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड है राजस्थान। अदर स्टेट वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी के लिए काउंट किए जाएंगे। ठीक है, रीट एग्ज़ाम में आपके लिए अलग से इसके लिए डिटेल वीडियो बता दूंगी कि कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। अब ये आता है यूपी टेक। यूपी टेक के बारे में कोई अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है वहाँ पे 6 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है। तो जब मेन वैकेंसी ही पेंडिंग है टीजीटी पीजीटी, तो और बाकियों का हम कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। हरियाणा टेक की वैकेंसी, हरियाणा टेक जो है जो निकल चुका है, लेकिन उसका रिजल्ट, उसका जो फॉर्म फिल हो चुकी है डेट, लेकिन एग्ज़ाम जो होना था वो पोस्टपोन हो चुका है। आगे जैसे भी कुछ डिटेल आती है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। एक एक अगर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं सबकी अलग से एक एक टैग की वीडियो ला दूंगी, सिलेबस बता दूंगी और कहाँ से पढ़ना है ये मैं आपको दे दूँगी। झारखंड टेक आपको भी पता है कि ये अभी रिसेंटली हुआ था, लेकिन इसका अच्छा खासा सिलेबस दे दिया गया था। अब इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है उसका अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद बिहार टेक। बिहार टेक अभी तक नहीं होगा जब तक अभी तैयारी बीपीएससी तैयारी 1.0, 2.0, 3.0 कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि आगे आने अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है कि इस साल हो सकता है कि एसटेक कराया जाए, लेकिन अभी हम ऐसे कुछ हवा में बातें नहीं कर सकते जब तक नोटिफिकेशन कुछ ऐसा नहीं आ सकता। अदर स्टेट में भी जो भी देते हैं बेसिकली उनके अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, जो भी इंटरेस्टेड है ये है। ठीक है, यहाँ पे होगी, मैंने टैग की बात कर दी। अब करते हैं कि सीटेक, जिनका सीटेक क्लियर है वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब स्टेट में अलग अलग होता है, तो उसी स्टेट में, सपोज अगर मैं रीट की बात करूँ तो वो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रीट आएगा, रीट में आता है आरपीएससी ग्रेड 3 आता है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं जूनियर और सीनियर के लिए। ठीक है, पोस्ट के लिए, टीचिंग के लिए। बाकी इनके लिए विदाउट चाहिए, अगर आप राजस्थान से हैं और आपको चाहिए कि आरपीएससी ग्रेड 1 भर सकते हो, आरपीएससी ग्रेड 2 भर सकते हो, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं 6 जनवरी से। ठीक है, आप कंटिन्यूसली भर सकते हो उस फॉर्म को, और 6 जनवरी से नहीं, सॉरी 6 जनवरी से स्टार्ट हो गए हैं, तो आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, वो भर सकते हो। अब आता है अदर स्टेट, बता दिया अदर स्टेट अलग अलग होता है। हरियाणा टेक में तो आपकी निकलती ही रहती है, बाकी झारखंड में भी निकलेगी, और यूपी टेक में भी कह रहे हैं, जो न्यूज़ आई है 75,000 वैकेंसी की, लेकिन कितनी सच है कितनी झूठ है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता इसके बारे में कोई भी बात करना ठीक नहीं रहेगा। हरियाणा टेक में निकलती है, अभी कुछ दिन पहले जेबीटी की प्राइमरी टीचर की निकली थी, फिर टीजीटी की, फिर पीजीटी की। अब कुछ ना कुछ वैकेंसी निकल रही है, तो आप अपना हरियाणा टेक क्लियर करके चलिए, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, चाहे पीआरटी हो, जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, आगे के लिए जॉब लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप अपना टेक क्लियर करके चलिए। अब आते हैं आप सीटेक में। देखिए, सीटेक एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारे स्टेट में अप्लाई करके आपको जॉब मिल सकती है। सबसे पहले मैं कर रही थी केवीएस की बात। केवीएस की वैकेंसी की कहने की संभावना हो रही है कि फरवरी मंथ में आ जाएगी, तो फरवरी मंथ के मिड में आएगी या लास्ट में आएगी, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक हम कुछ भी बात कह नहीं सकते। ये केवीएस कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जिनका सीटेक क्लियर है। सीटेक क्लियर का मतलब है, अगर आप सपोज दिल्ली में हैं और दिल्ली में आपका कैटेगरी वाइज है तो 82 मार्क्स है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल कैटेगरी में 90 है तो आप। अदर स्टेट वाले, अगर अदर स्टेट वाले हैं और उनका सीटेक क्लियर है, तो उनके लिए जनरल कैटेगरी के लिए 90 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे केवीएस की बात होगी। एनवीएस में भी सेम यही रूल है कि जिनका सीटेक क्लियर है और इस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। AWES का भी यही सेम रूल है कि सीटेक के लिए 82, जनरल कैटेगरी के लिए 90 और SC ST के लिए 82
EMRS का भी इतने यही रूल है, DEET+B में भी यही रूल है। अभी रेलवे में आई है एग्ज़ाम की वैकेंसी जो 2019 के आसपास दिखाई गई थी, अब दोबारा आई है। तो इसमें भी आपके पास C-Tech आपका क्लियर होना चाहिए और इतने मार्क्स होने चाहिए। प्लस RPSC ग्रेड में भी आपका रीट क्लियर होना चाहिए। रीट के अगर अदर स्टेट में है, सपोज आप दिल्ली से है या किसी और स्टेट है, बिहार से, और रीट एग्जाम आपका क्लियर है, लेकिन आपके 90 मार्क्स से अबव होने चाहिए, 90 मार्क्स या 90 मार्क्स से अबव होने चाहिए, तभी इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। राजस्थान में अच्छी खासी वैकेंसी आने वाली है इसी साल ही, तो इन सारी पोस्टों को ध्यान में रखना है। अब एक एक करके मैं सारी बात कर लेती हूँ। जो बच्चों का C-Tech क्लियर हो चुका है उन किस किस में है, देखिए वो NVS केंद्र विद्यालय स्कूल की वैकेंसी आने वाली है। NVS का जो है सर्कुलर चल रहा है, जिसकी कहीं ना कहीं वो भी अटका हुआ है थोड़े दिन के थे। जैसे ही KVS की वैकेंसी फरवरी मंथ में आने की संभावना है। NVS का अभी कोई ऐसा पर्टिकुलर न्यूज़ नहीं आई है कि इसमें आएगा, लेकिन यह है कि सर्कुलर चल रहा है, उसके बारे में रिक्रूटमेंट रूल बन रहे हैं। जैसे ही आगे तरह बताऊँगी। BPSC की आएगी वैकेंसी, वो कब आएगी, या तो फरवरी में या फरवरी के मिड में या लास्ट तक आने की संभावना है। हो भी सकता है आगे जाए, क्योंकि अभी इलेक्शन है तो आपको पता ही है, तो ये बेनिफिट आपको मिलेगा। AWS का रिक्रूटमेंट रूल्स आ चुका है, इसकी वैकेंसी भी देखने को मिल सकती है TGT PGT के लिए, ठीक है। उसके बाद है EMRS की वैकेंसी की बात भी हो रही है, जिसमें ट्रांसफर लिस्ट आई थी जिन जिन बच्चों का हो गया है। अब देखते हैं कि इसकी वैकेंसी कब तक आती है। उसके बाद DEET+B की तो आपको पता ही है, PGT की वैकेंसी निकल चुकी है। ऑनलाइन फॉर्म 16 जनवरी से स्टार्ट होगा, उसके पहले PRT और TGT की रहेगी है, वो भी जल्दी आने को दे। लेकिन यहाँ पे मेरे को बस बहुत ये बच्चों के लिए बहुत बच्चों के लिए बहुत दुख की खबर है कि यहाँ पे 30 साल दे दी है। मुझे लगता है कि 30 साल नहीं होनी चाहिए, 30 साल तो बहुत ही कम होती है। कम से कम जो PGT की एज दी है वो 36 थी इसी साल में लास्ट में 36 दी थी, और TGT के लिए वुमेन रिलैक्सेशन मिला था जिसमें 40 साल की दी थी। तो बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। तो यही होप सकते हैं कि कुछ चमत्कार ही हो जाए, कि इनकी एज को क्राइटेरिया दे रखा है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, बढ़ जाए, ताकि बच्चे और भी ज़्यादा अप्लाई कर सके, ठीक है। क्योंकि वैकेंसी इतनी सालों बाद आती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को ये बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो आप बस मेरे से यही अनुरोध है, जिन जिन बच्चों को अगर ये बेनिफिट मिल जाए वो आपके इस साल उनको नौकरी मिल सकती है। अब रेलवे की अभी रिक्रूटमेंट्स निकल चुकी है, यानी कि इसके रिक्रूटमेंट्स रूल जो होते हैं, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है, आज की डेट में आउट हो चुका है। कल से इसके फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। जिन बच्चों का C-Tech आंसर किया गया है, रिजल्ट तक का वेट कीजिए, वो ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब तक रिजल्ट नहीं आता आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि वो सर्टिफिकेट प्रूफ में देखते हैं। जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आएगा तो मैं डिटेल में बता दूंगी क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, ठीक है। ये सारे पोस्ट के लिए फॉर्म निकले गए हैं। अब इनकी देखो, इनमें मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ कि KVS का, NVS का और EMRS का, इसकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। AWS का भी सेम है। तो अगर आप तैयारी किसी एक की पर्टिकुलर की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सपोज आप केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी NVS की भी तैयारी हो रही है, AWS की भी हो रही है, प्लस EMRS की भी हो रही है। मैंने देखा है सिलेबस बहुत सिमिलर है, बहुत मेन है। इसमें कॉमनली बहुत ज़्यादा जो पूछे जा रहे हैं मार्क्स, वो टीचिंग बोल सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे हैं, या मैथोलॉजी बोल सकते हैं, या साइकोलॉजी बोल सकते हैं। ये आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपकी NCERT बुक्स जो भी आपका सब्जेक्ट है, जैसे सपोज हमारा TGT PGT की बात कर रही हूँ, और PRT में तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पता ही है कि पूरा का पूरा पेडोलॉजी सेक्शन है। सभी को यही मैं सजेस्ट करूँगी, NOIS की बुक आती है, मार्केट में भी अवेलेबल होती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है। उसको परचेज करना, पढ़ना शुरू कर दीजिए, उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं, जितनी भी बातें कर रही हूँ मैं, ये इसी में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लस TGT और PGT की बात करती हूँ, सपोज मैं हिंदी की बात कर रही हूँ, हिंदी में आपको पता है 6, 7, TGT के लिए 6, 7, 8, 9 और 10, इसका पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। NCERT बुक जो अभी लेटेस्ट भी है और पुरानी दोनों को मिक्स नोट्स बना लीजिए। ये सारे 4 सब्जेक्ट की अगर एक की तैयारी करोगे तो ये चारों आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। PGT में 11th-12th की पूरा बेसिक क्लियर कर दीजिए, लेकिन हिंदी का भी थोड़ा बहुत आपको ग्रेजुएशन लेवल पूछा जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, तो थोड़ा सा उसका पता होना चाहिए, है ना। अगर आप सपोज इन चारों में से तैयारी कर रही हैं तो आपकी वेल एंड गुड, क्योंकि इसमें बेसिक हिंदी पूछी जाती है, बेसिक इंग्लिश पूछा जाती है, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, प्लस आपका टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, प्लस आपकी रीजनिंग पूछी जाती है। रीजनिंग के साथ साथ थोड़ी बहुत मैथ्स भी पूछी जाती है, जिसमें टॉपिक मैं अलग अलग बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं। प्लस आपकी GS और GK, ये तो नॉर्मल जनरल पेपर के लिए, मेन सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया, ठीक है। अब आता है DEET+B। DEET+B का जो सिलेबस होता है बहुत ही अलग होता है, डिफरेंट होता है इन सब से।
क्या डिफरेंट होता है, इसमें 100 मार्क्स का आपका पेपर आता है जनरल, जिसमें 20 नंबर की हिंदी आती है, 20 नंबर की इंग्लिश आती है, 20 नंबर की रीजनिंग आती है, 20 नंबर की मैथ्स आती है, 20 नंबर की करंट अफेयर्स और जीएस और जीके आता है। इन सबको पढ़ने के लिए आपको सिलेबस दिया गया, कोई डिफाइन नहीं किया गया, लेकिन हाँ कि पर्टिकुलर टॉपिक प्रीवियस ईयर को देखते हुए मैं आपको बता सकती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का जो लैंग्वेज होती है वो चेंज कर दी जाती है, ठीक है। अब सेकंड पेपर तो आपका मेन सब्जेक्ट होता है, चाहे टीजीटी का हिंदी हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, मैथ्स हो, जो भी उनका पर्टिकुलर उनकी तैयारी करनी है, उसके लिए आपको अलग से बुक्स पता ही होगी, लेकिन मैं टीजीटी के लिए आपकी हेल्प कर सकती हूँ, टीजीटी हिंदी और पीजीटी हिंदी के लिए कि आप कौन सी बुक पढ़ सकते हो, वो उसके लिए अलग से वीडियो आएगी, ठीक है। अब डन करते हैं बीपीएससी 12 4.0 ही आने वाला है। इसकी भी आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, जनरल हिंदी पता होनी चाहिए, जनरल इंग्लिश पता होनी चाहिए, मैथ्स की कुछ ऐसे टॉपिक्स है जिसको पता होना चाहिए, रीजनिंग आनी चाहिए बहुत अच्छी तरह, प्लस आपका जीएस और जीके पता होना चाहिए, साथ ही साथ बिहार का जीएस पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्पेशली बिहार के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बिहार अगर वैकेंसी ले दिल्ली की हो और आप बिहार में जाना चाहते हो तो आपको जीके नॉलेज होनी चाहिए, बिहार की सारी एक पढ़ता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब रेलवे की अभी रिसेंटली आया तो मैंने सिलेबस चेक किया, तो सिलेबस में मैंने देखा है कि इसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं पूछा गया, मेन सब्जेक्ट पूछा गया, रीजनिंग पूछी गई है, मैथ्स पूछी गई है, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा गया है, प्लस आपका आईसीटी पूछा गया है, और आपका डिटेल में आपको मैं बता दूंगी इसके लिए अलग से, ठीक है। ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट मैंने इसमें कॉमन बता दिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉमन है, जैसे एक एग्जाम की क्लियर करोगे तो आपके सारे कवर हो जाएंगे। मैंने एनवीएस, केवीएस, AWS और EMRC ये सेम सिलेबस बताया कि इनका थोड़ा थोड़ा मैच करता है, तो आप इसकी तैयारी करोगे तो आपकी एक की तैयारी करोगे तो सबकी तैयारी हो जाएगी। डीप ट्रिपल एस भी थोड़ा डिफरेंट है, अगर डीप ट्रिपल एस की तैयारी कर रहे हो तो इन सब की तैयारी भी आपकी साथ के साथ होगी। डीप ट्रिपल एस में भी सब कुछ पूछा जाता है, टीचिंग एप्टीट्यूड भी पूछा जाता है, जीके, जीएस, उसके बाद रीजनिंग, मैथ्स, आपका इंग्लिश, हिंदी, एंड देन हिंदी तो होता ही है, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा का पूरा पढ़ना होता है, काव्य शास्त्र, भारतीय शास्त्र, सिर्फ टीजीटी हिंदी और बीजीटी की हिंदी की बात करें तो इस तरीके से आप तैयारी करना शुरू करेंगे, तभी आपका सिलेबस पर्टिकुलर एक ही सीट लेनी है। और इस साल बहुत ही ज़्यादा अच्छा साल है आपकी वैकेंसी के लिए, आपको बहुत ज़्यादा हर स्टेट में निकलने की संभावना है, क्योंकि इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद भी हर स्टेट में निकल रही है वैकेंसी, और आपको सिर्फ एक सीट लेनी है। तो एक सीट के लिए आपको मुझे लगता है कम से कम 6 महीने की प्रिपरेशन बहुत काफ़ी सफिशिएंट है। अगर सीरियस कैंडिडेट्स है 6 महीने में, 3 महीने में भी कैंडिडेट्स अगर बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि उसने अपना टाइम टेबल बनाया, अपना सिलेबस देखा है, अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, प्लस अपना सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस के पेपर भी कर रहा है, फिर मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है डेली, तो आराम से उसके एग्ज़ाम निकल सकते हैं, और एक ही सीट लेनी है। तो इन चीज़ों को ध्यान में कि नोटिफिकेशन आएगा, मैं तैयारी करना बैठूंगी या बैठूंगा, तो इस तरीके का वेट मत कीजिए। आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी जितनी हो सके करिए। इसके अलावा मैं आपकी हेल्प जो कर सकती हूँ, मुझे जो लगता है कि जनरल पेपर हिंदी के लिए और टीजीटी और पीजीटी के लिए मैं नोट्स बना रही हूँ, ठीक है। वो नोट्स जैसे ही कंप्लीट हो गए, जो हिंदी के लिए है, जैसे केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, इनके लिए एनसीईआरटी होती है, तो एनसीईआरटी के नोट्स बना रही हूँ, ताकि वो नोट्स आपको पेड नोट्स होंगे, वो आपको हेल्प मिल सकेंगी इनकी तैयारी करने के लिए। बाकी जो जनरल पेपर है, आपको रीजनिंग कहाँ से पढ़नी है, यहाँ पे एक थोड़ा सा अपना सजेशन दे रही हूँ कि अगर मान सपोज आपका DTPLSB की तैयारी कर रहे हैं और आपका मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है बेसिक भी क्लियर नहीं है, तो आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए मैं यहाँ पे सजेशन कर सकती हूँ सचिन सर की ऑनलाइन क्लास लेके आप अपना जो है अपनी पकड़ बनाइए। बेसिक अगर बिल्कुल भी क्लियर नहीं है तो अपनी एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। अभी से शुरू करोगे तब जाके आपका 1 मंथ में कवर होगा, फिर बाकी आपका मेन सब्जेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर सिस्टम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर अलग अलग मैथ्स में टॉपिक है जिसका लेवल आपा होता जाता है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इसको कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे मैंने हेल्प कर दी। जीके जीएस में मैं आपको अलग से कोई बुक नहीं है, उनका ज्वाइन करोगे वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, वो नोट्स अपने बनाना शुरू कर दीजिए। यहाँ पे एक बुक मैं बता देती हूँ जीके जीएस की, मनोहर पांडे है, जिसमें सारा है, इसमें कंप्यूटर भी है और जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस सारा चीज़ें दे रखी है, तो ये ले सकते हैं, इसकी हेल्प कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए, मैथ्स के लिए पर्टिकुलर बुक यहाँ पे मार्केट में बहुत अच्छी बुक्स है तो मिल सकती है, उसके लिए मैं अलग से बता दूंगी, ठीक है। ये सिर्फ मेरा सजेशन था कि अपकमिंग वैकेंसी कौन कौन सी आ रही है, किस किस में कॉमन पेपर है और कौन कौन सी आप एक चीज़ की तैयारी करोगे तो उसमें काफ़ी सारे कवर हो जाएंगे। इसके अलावा कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।